करीब 4 साल पहले इस चैनल पर एक वीडियो में मैंने अडॉप्शन फ़ीस के बारे में बात की थी। तब मैंने ये शेयर किया था कि कारा अडॉप्शन फ़ीस को समय समय पर रिवाइज़ कर सकती है। उस टाइम 2017 वाली अडॉप्शन रेगुलेशंस प्रभावी थी। 2022 में जब नई अडॉप्शन रेगुलेशंस लागू हुई तो अडॉप्शन फ़ीस में कुछ बदलाव किए गए और ये बात मैंने उस वेबिनार में बताई थी जो CWCs के लिए था, जिसका लिंक मैंने इस चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में दे रखा है। पर अभी अडॉप्शन फ़ीस से रिलेटेड कुछ क्वेरीज आई हैं, तो टुडे आई एम टेकिंग इट अप अगेन। पुरानी रेगुलेशंस में अडॉप्शन फ़ीस की जो डेफिनेशन दी गई थी वही डेफिनेशन नई रेगुलेशंस में भी है। अडॉप्शन फ़ीस से तात्पर्य उन चार्जेस से है जो कारा स्पेसिफाई करती है और प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स अगर इन कंट्री अडॉप्शन का केस है तो डायरेक्टली पे करते हैं, और अगर इंटर कंट्री अडॉप्शन का केस है तो ऑथराइज्ड फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी या सेंट्रल अथॉरिटी या कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू पेमेंट होता है। पहले ये पेमेंट DD या चेक के थ्रू भी हो सकता था, लेकिन अब सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही पॉसिबल है। इसके अलावा एक और अच्छी बात ये हुई है कि अब रेगुलेशंस में अडॉप्शन फ़ी से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो ज़्यादा स्पष्टता के साथ शामिल किए गए हैं। शेड्यूल 15 यानी अनुसूची 15 में अडॉप्शन फ़ी से रिलेटेड डिटेल्स दी गई हैं। अगर आप ये शेड्यूल देखते हैं और मेरा पुराना वीडियो देखते हैं तो आप ये जान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आए हैं। चेंज ये किया गया है कि पहले इन कंट्री अडॉप्शन के केस में चाइल्ड केयर कॉर्पस के नाम से जो 40,000 रुपीज़ का अमाउंट लिया जाता था उसे अब बढ़ा करके 50,000 रुपीज़ कर दिया गया है। और इन कंट्री अडॉप्शन के केस में अगर सिबलिंग्स का अडॉप्शन होता है तो पहले हर एडिशनल बच्चे पर जो 8,000 रुपीज़ का अमाउंट लिया जाता था उसे भी बढ़ाकर अब 10,000 रुपीज़ कर दिया गया है। इसी अनुसूची में वो नॉर्म्स भी दिए हैं जो अडॉप्शन एजेंसी या इंस्टीट्यूशन को अडॉप्शन फ़ी के बारे में फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो ये कहा गया है कि अडॉप्शन फ़ीस से जो भी राशि एकत्र होती है उसका उपयोग यानी उसका जो खर्च है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के वेलफेयर पर ही हो सकता है। अगर किसी भी तरह का मिसयूज़ होता है या डाइवर्जन होता है तो वहाँ एजेंसी या इंस्टीट्यूशन का जो रिकॉग्निशन है उसे सस्पेंड किया जा सकता है, रिवोक भी किया जा सकता है। अगर इंस्टीट्यूशन का डी रिकॉग्निशन हो जाता है तो उसमें रहने वाले बच्चों को किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफ़र किया जाएगा और उसी रेशियो में अडॉप्शन फ़ी का जो अमाउंट है वो भी दूसरे इंस्टीट्यूशन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। सभी इंस्टीट्यूशंस को अडॉप्शन फ़ी रिसीव करने के लिए अलग से बैंक अकाउंट ओपन करना है और एक अलग से रजिस्टर भी मेंटेन करना है। प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन होंगे, उनका ऑडिट होगा और ऑडिट रिपोर्ट स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी को सबमिट होगी। जब भी इंस्पेक्शन होता है तो ये देखा जाएगा कि इंस्टीट्यूशन अडॉप्शन फ़ीस का सही तरीके से उपयोग कर रहा है, और इस पर्पज़ के लिए रूल्स में इंस्पेक्शन फॉर्म का जो प्रारूप दिया गया है उसमें नए कॉलम्स ऐड किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ये जिम्मेदारी है कि जब भी अडॉप्शन ऑर्डर इशू होता है तो उस केस में ये वेरीफाई किया जाए कि जिस इंस्टीट्यूशन से बच्चा अडॉप्शन में दिया जा रहा है उसे किसी भी तरह का अनऑथराइज्ड पेमेंट ना दिया जाए, किसी भी तरह की डोनेशन या गिफ्ट ना दिए जाए। अगर किसी केस में बच्चा चिल्ड्रन होम से अडॉप्शन में दिया जा रहा है तो जो भी स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी उस चिल्ड्रन होम के साथ लिंक की गई है फॉर्मेलिटीज़ कंडक्ट करने के लिए, तो वहाँ उस एजेंसी की जिम्मेदारी है कि उस चिल्ड्रन होम के बैंक अकाउंट की जानकारी प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स को दें ताकि अडॉप्शन फ़ी का जो 50% अमाउंट है वो उस चिल्ड्रन होम के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया जाए। तो ये कुछ खास बातें हैं जो अडॉप्शन फ़ी के बारे में है। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।